हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया था काइनेटिक थ्योरी, और उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है, मैटर कैसे बने रहते हैं, मैटर मॉलिक्यूल्स के, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, और स्टार्टिंग की हमने कुछ लॉज के बारे में देखा कि डेल्टन की लॉ क्या है, गे-लुशियस की लॉ क्या है, एवोगाड्रो की लॉ क्या है। फिर उसके बाद हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में देखा कि कैसी इक्वेशन यूज होती है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में मतलब हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा काइनेटिक थ्योरी का। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने उस चैप्टर में, और ना अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में हमने जो कांसेप्ट पढ़ा है उससे बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं किसी क्वेश्चन में, किसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक ही पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर में, और प्रीवियसली इसके पहले हमने 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं अपने 11 की सीरीज में। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो पार्ट 2 रहेगा हमारा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो प्रीवियसली हमने देखा है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, वो सब चीजों के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बताता है, वो वही सब चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, और बीच में हम इसी वीडियो में क्या करते जाएंगे, लॉस के बारे में भी देखते जाएंगे, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डेल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डिफ्यूजन लॉ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल कंटेन्स टू नॉन रिएक्टिंग गैस। एक वेसल है जिसमें क्या है, दो नॉन रिएक्टिंग गैस है, ऐसी गैस है जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है। आई नियॉन जो एक क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, और दूसरी कौन सी गैस है इसमें, ऑक्सीजन, जो ऑब्वियसली बात है डायटॉमिक है, हमें पता है। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2। दोनों का जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है वो क्या है, 3:2, मतलब एक का प्रेशर 3 होगा, एक का प्रेशर 2 होगा। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ, हमें क्या निकालनी है, यहां पे निकालने बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों गैसेस में, और दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए कि कितना होगा। सेकंड क्या चीज निकालने बोले है, हमें मास डेंसिटी ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन इन दी वेसल। मास डेंसिटी का मतलब सिर्फ हमें डेंसिटी का रेशियो निकालने बोला है, नियॉन और ऑक्सीजन का, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं यहां पे। एटॉमिक मास ऑफ एनी, मतलब नियॉन का हमें एटॉमिक मास या हम बोले मॉलिक्यूलर मास दिया है 20.2, और मॉलिक्यूलर मास दिया है किसका, O2 का दिया है 32.0। तो ये क्या है, हमें इसमें दो चीज निकालने बोली। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वही सारे कंसेप्ट लगेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े, और हमने ये भी देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, उसका हमने एक नया रिलेशन देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, किसी भी कितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या कितने भी एटम्स हैं उसको यदि हम डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। और सबसे पहले फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, अपने गिवन वैल्यूज को लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन वैल्यूज दी गई है क्वेश्चन में। फर्स्ट देखते हैं हमें क्या क्या गिवन वैल्यूज है। हमें क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है, और पहले किसका नाम बोला है उसने, नियॉन का नाम बोला है, मतलब ऊपर में क्या आएगा, नियॉन आएगा। तो हमें प्रेशर दिया है Ne नियॉन का, डिवाइड बाय किसका प्रेशर दिया है, हमें O2 का, ऑक्सीजन का प्रेशर दिया है। ओके, और इसका रेशियो हमें कितना दिया है, पार्शियल प्रेशर मतलब दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर 3/2 का हमें रेशियो दिया है। ओके, और हमें निकालने क्या बोला है, दो चीजें हमें निकालने बोली है। ठीक है, तो देखते हैं, टू फाइंड हमें क्या निकालने बोला है, दो चीज हमें निकालने के लिए बोली गई है। फर्स्ट हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, दोनों सेम ही होता है। नियॉन में मतलब N नंबर ऑफ एटम्स, या हम बोले मॉलिक्यूल्स, दोनों सेम ही चीज होगा। नियॉन में डिवाइड बाय किसका, O2 में कितना है, ये फर्स्ट चीज हमें निकालने बोली है क्वेश्चन में। सेकंड चीज हमें क्या निकालने बोली है, दोनों की मास डेंसिटी निकालने बोली, मतलब एक प्रकार से डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, रो से, और किसकी, नियॉन की, और डेंसिटी O2 की। ये चीज क्या बोली, हमें निकालने बोला गया। और हमें क्या डाटा दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है दोनों का। तो मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, M, और सबसे पहले किसका, नियॉन का दिया हुआ है। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों का क्या होगा, सेम मीनिंग होगा, 20.2 ये दिया हुआ है। यूनिट्स नहीं दी हुई है, फिर भी हम लिख सकते हैं U, AMU बोलते हैं इसको, AMU यूनिट्स में बोलते हैं, या ग्राम पर मोल में भी होता है कोई, मतलब ये सिर्फ क्या होती है, U होती है, AMU यूनिट्स बोलते हैं। और हमें क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास बोले या एटॉमिक मास बोले, किसका, ऑक्सीजन का दिया हुआ है, और वो कितना दिया है, 32.0
U। यूनिट्स नहीं दी है, बट आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वो देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ये निकालते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स है नियॉन में और उसका रेशियो ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और गैस क्या हो रही है, रिएक्ट नहीं हो रही है, नॉन रिएक्टिव गैस है दोनों। तो क्या होगा, दोनों गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट चीज हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एस, दोनों गैस क्या हो रही है, रिएक्ट नहीं हो रही है, तो वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, इज सेम फॉर बोथ गैस। ठीक है, अब जब सेम रहेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं नियॉन के लिए। तो प्रेशर किसका, नियॉन का, वॉल्यूम इसी का रहेगा, पीवी इज इक्वल टू क्या होती है, म्यू आर टी। म्यू क्या होगा हमारा यहां पे, नियॉन का ही होगा। ठीक है, तो और अच्छे से उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं यहां पे। तो म्यू सबस्क्रिप्ट में एनी भी लिख देते हैं और आर टी, यही होगी आइडियल गैस इक्वेशन नियॉन के लिए। दूसरी क्या होगी, ऑक्सीजन के लिए, तो प्रेशर ऑक्सीजन का, पीवी इज इक्वल टू म्यू, म्यू यहां पे किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और दोनों का टेम्परेचर। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों की इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से देखते हैं कैसे। अभी दी यहां से प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है, तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं किसका, ये दोनों का। देखते हैं कैसे। P प्रेशर और म्यू को हम नीचे ले लेते हैं, तो प्रेशर हम लेंगे किसका, नियॉन का, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं नियॉन का। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है, आर टी है और उसके नीचे V आ जाएगा, तो आर टी बाई वी। ऐसी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं, PO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का, तो वो भी क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी। दोनों का टेम्परेचर और क्या है, वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यही चीज अब हम क्या करेंगे, दोनों को यहां पे इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों का क्या है, आरएचएस सेम है। ओके, तो इक्वेट कर देते हैं, प्रेशर नियॉन का डिवाइड बाय प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम। अभी तो हम वैसे करके लिखे, ठीक है। यदि एक स्टेप और आगे बढ़ गए, नहीं बढ़े तो कोई टेंशन नहीं, नॉर्मली लिख देते, क्योंकि हम अरेंज करके उसको वैसे ही ले आएंगे। तो प्रेशर नियॉन का डिवाइड बाय क्या है, नंबर ऑफ मोल्स नियॉन के हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑक्सीजन का, या हम बोले पार्शियल प्रेशर, और म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके, O2 के। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब P को इधर दे देते, ये वाले P को, और म्यू को सबको हम साथ में रख लेते। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, नियॉन का डिवाइड बाय प्रेशर ऑक्सीजन का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स म्यू ऊपर आ जाएगा और किसका आएगा, नियॉन का ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, म्यू O2 का। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब और हमें क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर का कितना, 3/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा इनका, 3/2 ही हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि P/NeO2 वही है, और वो दोनों यही प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का ही रेशियो क्या हो जाएगा, उनके नंबर ऑफ मोल्स रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमने डिवाइड कर दी, जो हमें 3/2 दिया था, तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, एक स्टेप हमारा सॉल्व हो गया कि हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इस रेशियो से हम क्या कर सकते हैं और आगे क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट NNE एंड NO2। ये N क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, दोनों सेम चीज होती है। एटॉमिक लेवल पे तो अपन एनालिसिस नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं उतने ही हम एटम मानते हैं। तो NNE और NO2 क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम क्या बोल सकते हैं, एटम्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन एटम ऑफ टू गैसेस, मतलब एक नियॉन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा, फॉर नियॉन एंड ऑक्सीजन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा रिलेशन क्या आएगा। तो हमें रेशियो मिल गया नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, Ne का डिवाइड बाय म्यू O2 का,
क्या हो जाएगा? अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा है? रिलेशन देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसमें डिवाइड कर दे हम एवोगाड्रो नंबर से, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। तो सेम क्या होगा, यहां पे भी वही रिलेशन बनेगा। इसका मतलब n नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे नियॉन में, और यदि हम इसको डिवाइड कर दें इसके एवोगाड्रो नंबर से, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर की तो वैल्यू सेम रहती है, वो एक कांस्टेंट रहता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? म्यू एन मिल जाएगा। पूरे को डिवाइड करेंगे हम O2 का, तो n नंबर ऑफ मोल्स या एटम्स कितने ऑक्सीजन में, डिवाइड बाय इसको भी हम क्या कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से दिख रहा है ये आएगा तो उल्टा ही हो जाएगा, मतलब ये Na जब इसके साथ इनटू में आएगा तो ऊपर ही आ जाएगा, तो यहां से ये दोनों चीज क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या निकालने बोला है हमें? नंबर ऑफ मोल्स Ne में और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स O2, इसका भी जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा? म्यू बाई Ne बाई O2 का क्या आया था? 3/2 ही आया था, तो ये नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो कितना आ जाएगा इसमें? 3/2 ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स का। और इसको यदि आप सॉल्व करके लिखे 3/2 भी बोल सकते हैं या 1.5, वैसे रेशियो में निकालने बोला है तो 3/2 ही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। एकदम सिंपल है कि नहीं? बस हमें क्या करना है? आइडियल गैस इक्वेशन को ही अच्छे से यूज करना है, और ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने भी एटम मॉलिक्यूल्स उसको हम डिवाइड कर दें एवोगाड्रो नंबर से तो हमें मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला आंसर आ गया हमारा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड हमें क्या निकालने बोला था? डेंसिटी निकालने बोला था, डेंसिटी में रेशियो। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सेकंड चीज अब कैलकुलेट करते हैं, जो हमें डेंसिटी का रेशियो निकालने बोला है नियॉन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो फिर से ना नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन यूज करते हैं। म्यू नंबर ऑफ मोल्स नियॉन में, तो एक जनरल एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास कितना नियॉन का है डिवाइड बाय क्या? उसका मॉलिक्यूलर मास, m0 ही बोलते हैं इसको, और ये किसका है? Ne का है। ये होता है। सेम ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स O2 के कितने होंगे? उसका मास और डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम m0 से डिनोट करते हैं। ओके, ये क्या आ गए? दो रिलेशन आ गए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? दोनों का मास निकाल सकते हैं, मतलब मास का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास नियॉन का इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू Ne इंटू मॉलिक्यूलर मास किसका? नियॉन का। ओके, सेम यहां पे भी हो जाएगा। हम मास निकाल सकते हैं किसका? ऑक्सीजन का, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के इंटू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बोले, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं इसको, किसका? O2 का। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला यदि हम देखें तो डेंसिटी क्या होती है? रो से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहां पे दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है, क्योंकि वो क्या रखी हुई है? एक ही कंटेनर में रखी गई है, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब हम डेंसिटी का रेशियो देखते हैं, तो डेंसिटी नियॉन की डिवाइड बाय डेंसिटी ऑक्सीजन की। ओके, ये हो गया। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आएगा नियॉन का डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम। पूरे से डिवाइड क्या होगा? मास ऑक्सीजन का, और पूरा डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों एक ही कंटेनर में, और क्या हो रही है? मतलब रिएक्ट भी नहीं कर रही है एक से, तो वी यहां पे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आया? मास Me डिवाइड बाई मास का सीधा रेशियो आ गया, मास नियॉन का डिवाइड बाय मास ऑक्सीजन का, और यही क्या है? यही वैल्यू है हमारी म्यू Ne इंटू, अब सिर्फ m0 लिख देते हैं, हमें पता है कि वो नियॉन के साथ है, वो तो नियॉन का मॉलिक्यूलर मास होगा, और म्यू O2 इंटू सिर्फ m0 लिख देते क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। म्यू Ne बाई म्यू 0 का हमने क्या कर लिया है? ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल लिया है। प्रीवियस में देख सकते हैं वही था, 3/2 ही था, 3/2 ही था, 3/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देते इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी? 3/2। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दोनों का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, या एटॉमिक मास बोले, नियॉन का और O2 का। ये दोनों चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो वहां से पुट कर देते हैं। हम देखते हैं कितनी गिवन थी। ऑलरेडी हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है 20.2 नियॉन का AMU और 32.0, बस दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। तो MNU का कितना दिया हुआ है हमें? नियॉन का दिया है 20.2 और डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कितना दिया है हमें? 32.0।
इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, सीधा उसका रेशियो आ जाएगा। आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कितना 0. या आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 9468। तो ये क्या आ गया हमारा सेकंड वाला भी आंसर। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। ये क्वेश्चन आपका हर जगह रहता है, एनसीईआरटी बुक में भी रहेगा और सब में भी रहेगा। तो निकल गया हमारा दोनों, दो चीज जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोली थी, हमने क्या कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये क्या है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बारे में। ओके, क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.6 kg पर मीटर क्यूब। नॉर्मल हमें क्या दी है, वाटर की डेंसिटी दी है 1000, वो तो पता ही है हमें 1000 रहती है। ठीक है, डेंसिटी दी है वाटर वेपर की कब, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा वाटर वेपर, और उसमें प्रेशर कितना लग रहा है, 1 atm का, मतलब जितना वातावरण हमारे ऊपर प्रेशर डालता है एटमॉस्फेयर, उस समय वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.6 kg पर मीटर क्यूब। ओके, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर गिव्स विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल का यदि हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, और उससे हम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मिल जाएगा। सही बात तो है भाई, एक मॉलिक्यूल का हमने वॉल्यूम लिया, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे हमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा वो चीज ही बन जाएगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें उसका पूरा वॉल्यूम दे देगा वो। इसका मतलब क्या देगा, वो पूरा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, तो ये डाटा भी हम यूज करेंगे। एक ऐसी हमें क्या दिया, एक इंफॉर्मेशन के लिए लाइन दिया है कि एक मॉलिक्यूल का मैं यदि वॉल्यूम से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, उसी को वो क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मिल जाएगा, कि सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है। ओके, फर्स्ट चीज हमें क्या निकालने बोलिए, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू दी टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर वेपर अंडर द अबव कंडीशन ऑफ TNP। ठीक है, मतलब वाटर के वॉल्यूम का जब उसकी डेंसिटी 1000 है, उसका रेशियो निकालना है हमारे किसके साथ, जब उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। ये दोनों के क्या करना है, वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है। मतलब एक जब नॉर्मल वाटर है उसका वॉल्यूम, और नीचे जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जा रहा है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जा रहा है, तो दोनों का हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। फर्स्ट चीज हमें ये निकालने बोली। सेकंड क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है ना क्वेश्चन में कि एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ये वहां पे यूज होगा। थर्ड चीज हमें क्या निकालने बोलिए, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन वाटर, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना होगा। ये तीन चीजें हमें यहां पे निकालने बोली। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीज निकालेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गिवन वैल्यूज को अच्छे से लिखते हैं, और वो जो लाइन भी दिया हुआ है हमें उसको भी लिखते हैं, क्योंकि क्या होगी, सब चीज हमारी यूज होगी। देखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है हमें। फर्स्ट दिया है नॉर्मल वाटर की डेंसिटी, तो रो डेंसिटी हम जिससे डिनोट करते हैं, और वाटर की दी है, और वो कितनी दी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और कब, जब वो कितने में हो, 100 डिग्री सेल्सियस में हो और कॉमा 1 atm प्रेशर में हो। तो मैं उसको किस में लिख दे रहा हूं, सबस्क्रिप्ट में लिख दे रहा हूं, ताकि वो पूरा डिटेल शो करे। और ये कितनी दी है हमें, 0.6 गिवन है, बिल्कुल, kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये चीज गिवन है, और हमें क्वेश्चन में एक मस्त वाला गिवन डाटा दिया हुआ है। देखते हैं वो क्या दिया हुआ है हमें। वॉल्यूम एक लिख रहा हूं, मतलब एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो क्या दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से क्या बोला, वो यदि मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यही तो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर देंगे हम कि क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, टोटल नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं NO, तो क्या मिल जाएगा हमें, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, ये गिवन डाटा हमें क्वेश्चन में एक एडिशनल लाइन दी है, जो कहां यूज होगी, सेकंड नंबर में यूज होगी। ठीक है,
इतना हमें डाटा दिया हुआ है। फर्स्ट चीज हमें निकालनी है, ठीक है, फर्स्ट चीज निकालते हैं हम। क्या चीज हमें फर्स्ट चीज निकालने बोला है, एक बार नोट कर लेते तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट हमें निकालने बोला है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकालो, मतलब रेशियो बोला है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइड बाय, मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इसका मतलब क्या है कि वाटर का वॉल्यूम निकालो, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं VOL ऑफ वाटर वेपर। ये रेशियो हमें निकालने बोला है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इसका मतलब क्या है कि जब उसकी 1000 डेंसिटी रहेगी तब निकालो, तब का वॉल्यूम, और जब वेपर बन गया तब का उसका रेशियो निकालने बोला है, ठीक है। देखते हैं ये वाला, तो देखते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या रेशियो कैसा रहता है वो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो डेंसिटी गिवन है, उसकी मदद से हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर मास तो सेम ही रहेगा, जितना मास का वो वाटर था उतना ही मास क्या बना है, वॉल्यूम बना है। तो फॉर ए गिवन मास ऑफ वाटर, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी वाटर की, उतना ही पानी था और उतना ही क्या बना है, वो भाप बना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, फॉर ए गिवन मास, मतलब मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या होती है हमारी, जनरली हम देखें तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या हो गया, मास कांस्टेंट हो गया तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और इधर उधर कर देते, वॉल्यूम ऊपर ले लेते, डेंसिटी नीचे ले लेते। ऐसा लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेंसिटी के। बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालने बोला है उसमें हम डेंसिटी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो वाटर का वॉल्यूम ऊपर में बोला है उसकी डेंसिटी नीचे में आएगी, और जो वेपर का वॉल्यूम बोला है उसकी डेंसिटी ऊपर आएगी। समझ रहे हैं आप कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो कैसे बनेगा एक्सप्रेशन, क्या निकालने बोला है हमें, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब जब वाटर अपने लिक्विड स्टेट में तब की वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऊपर है, मतलब है नॉर्मल पानी वाले की बात कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी कहां आएगी हमारी, नीचे में आएगी, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो ये हो गई हमारी लाइन। नीचे क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये लिक्विड फॉर्म के लिए बोल रहे हैं तो इसकी डेंसिटी नीचे आएगी, तो यहां पे क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब नॉर्मल 1000 वाली, ओके। और ऊपर में किसकी आ जाएगी, वेपर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वेपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दोनों को उल्टा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अब बुक से समझेंगे एनसीईआरटी में, तो वो क्या करता है, न्यूमेरिकल्स को थ्योरेटिकल वे में समझाता है, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप पैराग्राफ में थोड़ी ना समझ सकते हैं, बिल्कुल वो मतलब सही तरीका नहीं है समझने का किसी भी न्यूमेरिकल्स को, ओके। तो अब सीधा वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। डेंसिटी वाटर वेपर की कितनी दी है, 0.6, और वाटर की कितनी, 1000, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या है, 10 टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और 6 को 6 तो रख देते, पॉइंट हटा देते तो 10 टू द पावर -4। तो जो हमारा आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर, दोनों का रेशियो फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना बड़ा तो लिख दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पे, 6 इंटू 10 टू द पावर -4। रेशियो है तो उनका यूनिट्स कट जाएंगे, तो 0.6 इसको ऊपर लेके गया तो 10 टू द पावर -3 हो गया, और 6 को पॉइंट से हटा दिए तो एक 0 और आ गया, तो 10 टू द पावर -4। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट वाले का आंसर, जो हमें फर्स्ट चीज निकालने बोली है उसका आ गया आंसर, ओके। अब देखते हैं सेकेंड चीज निकालने। सेकेंड क्या बोला है, एक वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालो, ठीक है, निकालते हैं। सेकेंड चीज हमें क्या निकालने बोली है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सेकेंड चीज हमें ये निकालने बोली। अब जो वो क्वेश्चन में एक तो लाइन दिया हुआ था, एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मिल जाएगा, अब वो यहां पे यूज होगा सेकेंड वाले जगह में मेन।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर का मोलार वॉल्यूम क्या होता है। ओके, वो ये डाटा हमें याद रखना पड़ेगा तभी समझ में आया। देखते हैं, तो मोलार बोले, कलर विजिबल है। ओके, मोलार बोले या हम बोले मॉलिक्यूलर, मोलार या मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मोलार भी बोल सकते हैं या स्लैश मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दोनों बोल सकते हैं। वो कितना होता है देखते हैं, तो वो होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। ये होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास, 18 ग्राम पर मोल का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 18 ग्राम पर मोल जो आ रहा है वाटर का मॉलिक्यूलर मास, यदि आप इसका मतलब देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, मास बता रहा है, मास ऑफ एक मोल वाटर का, 1 मोल ऑफ वाटर। ये जो हमें दिया है वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि 18 ग्राम पर मोल होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या बताता है, ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये बोलता है कि वाटर के एक मोल का जो मास है वो ये बताता है 18 ग्राम होगा एक मोल का। ठीक है, अब एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और एटम्स होंगे ना, ये चीज याद रखिएगा। मोल और मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। एक मोल में बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये 18 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है कि ये पानी के एक मोल का मास बता रहा है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कौन बताता है, एवोगाड्रो नंबर ही बताता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एंड 1 मोल, मोल क्या है, जो एक केमिकल अमाउंट है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो एवोगाड्रो नंबर होता है कितना, 0.6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम बोले एटम्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं हम, दोनों चीज लेंगे। तो एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं। ओके, हमें क्या पता चला कि एक मोल का मास कितना है। प्रीवियसली हमने वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखा, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मॉलिक्यूलर मास देखा। तो एक मोल में इतना उसका 18 ग्राम पर मोल का क्या रहता है, मास रहता है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि कितने उसमें मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा वो देखते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, क्या देखा हमने, ये देखा पूरे एक मोल का मास है। एक मोल में, एक पूरे मोल के वाटर का एक मोल का मास कितना है, हमने ये चीज देखी। अब एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का मास कैसे मिलेगा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो ग्राम है इसको हम क्या करते हैं, अब ले लेते हैं केजी में। तो क्या होगा, हमारा आंसर केजी में आ जाएगा। 18 ग्राम है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0.018, 10 टू द पावर -3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 0.018 केजी पर मोल में आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, केजी में रख लेते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल से, मतलब उसका एक मोल का मास कितना है और कितने नंबर ऑफ उसमें मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा जो कितना है 0.018। ये किसमें है, हमारा केजी में है, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें 0.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा एकदम। हमने क्या देखा, एक मोल का मास देखा, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर बता देता है। तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को, मोल के मास से और एवोगाड्रो नंबर से, तो हमें एक मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। ओके, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 298.85 इंटू 10 टू द पावर -28 केजी में आएगा, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर जो मास है उसको केजी में ले लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और राउंड ऑफ करके लिखें तो 2.98 है तो 3 ले लेते, ये पॉइंट को 2 आगे बढ़ा देते तो इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 26 हो जाएगा, -26
kg। तो ये थोड़ा अच्छे दिखने लग गया, 2 पॉइंट आगे ले लिए तो वहां पे 2 कम हो गया। तो ये क्या आया हमारा, एक मॉलिक्यूल का क्या आया हमारा, मास आ गया। ओके, कोई टेंशन नहीं, मास मिल गया, डेंसिटी पता होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आया मास हमारे एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास आया है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, सो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऊपर ले लेंगे, डेंसिटी को नीचे ले लेते, तो ऊपर आ जाएगा मास हमारा और नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी। बिल्कुल, ऊपर आ जाएगा मास, एक मॉलिक्यूल का मास रखना पड़ेगा और नीचे आ जाएगी डेंसिटी। एक मॉलिक्यूल का मास तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। सॉल्व करते हैं, कितना आया था, 3 इंटू 10 टू द पावर -26 डिवाइड बाय डेंसिटी। नॉर्मल लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1000, क्योंकि वो लिक्विड फेज का ही बोला है। याद रखिएगा, यहां पे जो हम डेंसिटी रखे हैं वो किसकी रखे हैं, वाटर लिक्विड फेज की। लिक्विड फेज की हम डेंसिटी रखें, तो आ गया हमारा आंसर। जो चीज हमें बोला था, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालो, हमें बोला था क्वेश्चन में, तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। सो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू दी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 और हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -29 आ जाएगा, 29, और यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, जो सेकंड चीज हमें निकालने बोली थी क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड चीज क्या बोला था, एवरेज डिस्टेंस निकालो मॉलिक्यूल के बीच का। ओके, थर्ड चीज भी देखते हैं हमें क्या निकालने बोला है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन वाटर। एवरेज डिस्टेंस हमें निकालने बोला। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट में ही अपना रेशियो लिया है, उसी रेशियो को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सबसे पहले में हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम। ओके, और टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। यही चीज हमने सबसे पहले वाले पॉइंट में यही चीज निकाली है हमने, कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब वाटर की पूरी वॉल्यूम क्या है और वेपर की पूरी वॉल्यूम क्या है, और उसका आंसर हमारा कितना आया था, यही चीज हमने निकाली है। बिल्कुल, सबसे पहला वाला आंसर हमारा यही है। और कितना आया था, 6 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आया था दोनों का रेशियो। ओके, अब इसको थोड़ा इधर उधर करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं और इसको नीचे ले लेते हैं, मतलब ये जो वेपर का वॉल्यूम है उसको उधर ले लेते हैं और इसको नीचे ले लेते हैं। तो देखते हैं कितना आएगा। वेपर के वॉल्यूम को उधर ले लिए तो इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ये क्या आ गया, टॉप में आ गया उधर ऊपर, तो ये कहां चले जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा। मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइड बाय, अब ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का एक होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा। बिल्कुल, ये जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम था ये लिक्विड फेज का था, ये क्या है, वेपर फेज का है। ठीक है, यही हमने पहले वाले आंसर में निकाला है। ओके, ये रेशियो आया। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं, इसको यदि हम 1 के नीचे यदि हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो देखते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो डिवाइड में, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब जो वॉल्यूम आएगा हमारा ऑफ वाटर वेपर, वो क्या होगा, उसको हम ये जो नीचे 1/6 इंटू 10 टू द पावर -4 है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, मतलब ऊपर लेके जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 1/6 को हम देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1.66। 1/66 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.66, और 10 टू द पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
10⁴ हो जाएगा। इंटू क्या है, वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। देखिए क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। इसका मतलब वो लिक्विड फेज का वॉल्यूम दिया है टोटल। तो वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पहले वाले में हमने उसका प्रोपोर्शनल जो डेंसिटी ली थी वो 1000 ली थी, उसके अपोजिट में पहले वाले में हमने उसको वैसे ही लिया था। तो ये क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट का है, याद रखिएगा, लिक्विड स्टेट। तो वेपर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा जब वो लिक्विड स्टेट में होगा। ऑब्वियस ही बात है, वेपर ज्यादा एक्सपैंड होगा, वाटर का वॉल्यूम कम होगा एज कंपेयर टू वेपर। ठीक है, तो इधर ही दिए 1.66 को देखें तो ये एक बार एक प्रकार से वन ही है, तो इसको हम बोल देते हैं, चलिए ठीक है, स्मॉल वैल्यू, इसको हम स्मॉल वैल्यू मान लेते हैं। और यहां पे क्या हो रहा है, यदि हम इसको देखें, इसको 10⁴ को, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 10⁴ बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है हमारा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है लिक्विड फेज से वेपर फेज में, वही तो बता रहा है वो, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच वाटर मॉलिक्यूल। इतना अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, उसके मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब इतनी अवेलेबल वॉल्यूम है उसके पास इंक्रीज होने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब यहां पे क्या हो रही है, वॉल्यूम जब 10 गुना बढ़ जा रही है, मतलब 10 गुना नहीं, मतलब 10⁴ गुना जब वो बढ़ जा रही है। ठीक है, ओके, ये जो 10⁴ है, ये क्या आएगा, 10⁻³ आएगा, क्योंकि ये 0 मतलब 0.166 आता है, इसको हमने 1.66 लिया है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 10⁻³ आएगा। ओके, ऑब्वियसली बात है, ये 0.166 आ रहा था, तो इसको 1.6 लिखे, इसलिए यहां से एक दे दिए इसको, तो इसलिए वो 10⁻³ हो गया। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि 10⁻³ टाइम्स क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम देखते हैं, व्हेन, जब जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, when volume increases 10⁻³ टाइम्स वॉल्यूम। अब उसका वाटर का एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो वो स्पीयर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, उसको हम स्पीयर ही मानेंगे। तो जब 10⁻³ टाइम्स जब वो इंक्रीज होगा टाइम्स, देन जो रेडियस होगा एक मॉलिक्यूल का, ऑब्वियसली बात है, उसको हम स्पीयर ही मानेंगे, तो वो क्या बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स इंक्रीजेस। जब वॉल्यूम 10⁻³ टाइम्स इंक्रीज होगा तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। कैसे, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, v इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्पीयर का π/4, π/4 4/3 πr³ होता है। ओके, देख लेते हैं, 4/3 πr³ ये होगा। ओके, अब देखते हैं हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के। ओके, अब v क्या हो रहा है, 10⁻³ टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, v इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये r³ का इधर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा। ऐसे हम देख सकते हैं कि वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, r। अब क्या हुआ, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया, मतलब क्या आया हमारा, v इंटू 10 करेंगे तो आ गया इक्वल टू r। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम 10⁻³ इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी डाटा को हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करते हैं तो इससे क्या मिल जाएगा, एवरेज डिस्टेंस मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कुछ उतना बेस्ट नहीं है, मतलब और अच्छे से हो सकता था। तो बट वॉल्यूम ऑफ, अब हमें क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल
एवरेज डिस्टेंस निकालना है तो वो हम किसकी मदद से निकालेंगे, रेडियस की मदद से निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर यदि हम एनालिसिस करें तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर, कितना आया था आंसर हमारा -29। ये क्या था, सेकंड जो आंसर हमें निकालने बोला था ये वो चीज है। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, ये क्या है हमारा सेकंड वाला जो आंसर है वही है। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है वो हमने यहां से निकाली थी, तो ये क्या है हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, अब यहां से यदि हम आर देखें तो आर क्या हो जाएगा, पूरा वहां पे चले जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू 3 ऊपर में आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 और पाई आ जाएगा। ओके, सिर्फ आर बचा और इसको हम दे देंगे क्या 1/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर कितना आ जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब 10 टू द पावर -10 को हम क्या बोलते हैं, एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, रेडियस आ गया एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है कितना, 10 गुना। इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा, 10 गुना इंक्रीज हो रहा है। दस गुना इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 एमस्ट्रॉन्ग आया तो 10 इंटू 2 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 20 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, इंक्रीज इन रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज डिस्टेंस निकालना है। तो एवरेज डिस्टेंस कैसे होगा, दो रेडियस मतलब दो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे पानी के, तो दोनों का रेडियस हम ले लेंगे, तो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, एक प्रकार का उनका डायमीटर होगा। तो एवरेज डिस्टेंस यदि हम शॉर्ट में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू इंक्रीज रेडियस, मतलब एक प्रकार का क्या होगा, ये डायमीटर होगा। तो 2 इंटू इंक्रीज रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आ गया हमारा थर्ड वाला आंसर, 40 एमस्ट्रॉन्ग हमारा आ जाएगा। मतलब दो, यहां पे कैसा होगा, एवरेज डिस्टेंस मतलब ऐसा, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल पास में, तो एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस, तो इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं उसको, वो कर दे रहे हैं जितना वो इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से। तो ये बन जाएगा। थर्ड वाला पार्ट उतना मजेदार नहीं है इसका, और ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है यदि थर्ड पार्ट को समझने में तो कोई टेंशन नहीं, छोड़ सकते हैं, बहुत हजारों चीजें अपने पढ़ने के लिए। बाकी जो फर्स्ट 2 पार्ट है वो एकदम बेस्ट है, थर्ड वाला पार्ट का उतना अच्छा मेरे को वो नहीं लगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी वाला है, तो इसका 2 पार्ट एकदम इजी था, थर्ड पार्ट थोड़ा सा अजीब था, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है एकदम मस्त इजी है, तो कोई टेंशन नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्श्चन देखते हैं अब अपना, क्या बोल रहा है, 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस, 2 गैसेस है जो रिएक्ट नहीं कर रही है, एक कंटेनर में रखी गई है, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज गिवन बाय 5/3। ठीक है, फर्स्ट टाइप का ही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उसी के जैसा ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों गैसेस का कितना होगा उसका रेशियो निकालो, कि उस गैस में कितना मॉलिक्यूल है डिवाइड बाय अगली गैस में कितना मॉलिक्यूल है, उसका रेशियो निकालने बोला है। ओके, सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है हमारा और सिंपल टाइप का ही है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, गिवन वैल्यूज देखते हैं अपनी। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है, तो P, और कौन सी गैसेस दी है, 2 गैसेस है जो रिएक्ट नहीं कर रही, तो एक को A बोल देते हैं और दूसरे को B बोल देते हैं। PA और PB का रेशियो दिया है कितना, 5/3 दिया हुआ है। ओके, क्या निकालने बोला है हमें, टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na कर दे रहे हैं। अब यहां पे Na लिख रहे हैं, इसका मतलब अब ये मत समझेगा कि एवोगाड्रो नंबर है वो, A वाले गैस का मॉलिक्यूल है वो, ठीक है, और डिवाइड बाय NB, एवोगाड्रो नहीं है वो, A वाली गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये चीज हम देख रहे हैं। Na एवोगाड्रो नंबर हम बोलते हैं, बट यहां पे वो नहीं है वो, यहां पे हम बस देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके कितने होंगे। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपल, जब दोनों गैसेस क्या है, रिएक्ट नहीं कर रही हैं, देखते हैं, एज 2 गैसेस, जो दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में है, आर नॉन रिएक्टिव, दोनों गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उनका वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम मतलब V एंड टेम्परेचर विल बी सेम, उनका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके,
फर्स्ट वाली गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, तो ए वाली गैस पीए पीवी इज इक्वल टू म्यू ए म्यू आर टी, ये फर्स्ट वाली गैस के लिए। और सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो म्यू बी आर टी ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों का दोनों का रेशियो वाला एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, पी ए बाई म्यू ए इक्वल टू क्या होगा, आर टी बाई वी, क्योंकि दोनों का सेम है, और पी बी म्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी। दोनों का आरएचएस बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो लिख लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, जब दोनों इक्वेट भी होगा तो प्रेशर वाले को साथ में ले लेते हैं, मतलब ठीक है, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, क्या होगा, पी ए बाई म्यू ए इक्वल टू पी बी बाई म्यू बी, यही आएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अरेंज कर लेते हैं, पी ए के नीचे पीबी को ले लेते हैं, पी ए बाई पीबी इक्वल टू म्यू ए ऊपर चले जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ए गैस का डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बी गैस का। ओके, क्या आएगा, म्यू ए म्यू बी का रेशियो जो हमारे पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया है 5/3, तो ये आ गया 5/3, नंबर ऑफ मोल्स का उनका रेशियो आ गया 5/3। ओके ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, 5/3 रेशियो आ गया। अब इसी को हम यूज करेंगे जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है, देखते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू ए बाई म्यू बी। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितने नंबर ऑफ उसमें मॉलिक्यूल्स है उससे हम उसके एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर दें तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, तो इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या है, एन ए, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं ए गैस में, डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। अब यहां पे एक और आ रहा है तो AVO पूरा लिख देते हैं एवोगाड्रो नंबर को। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम कितने बी गैस में, और ये भी किससे डिवाइड होगा, NaVO, दोनों का एवोगाड्रो नंबर से। तो क्या आएगा, एक का म्यू ए आएगा और एक का म्यू ई आएगा, बिल्कुल, तो यहां से ये एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए में कितना है डिवाइड बाय, या एटम्स बोले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी में कितना है, और म्यू ए और म्यू बी का रेशियो कितना आया है 5/3, तो वही क्या आ जाएगा, 5/3 आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में जो एक रेशियो दिया है वही रेशियो क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एकदम सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ओके, तो 3 क्वेश्चन हमने बनाए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ नॉर्मल लॉज के बारे में देखते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे 2 क्वेश्चन और बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार नॉर्मल लॉज पढ़ने से पहले एक टॉपिक देखते हैं, बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, अब यदि हम आइडियल गैस के बारे में बात करें, आइडियल गैस के बारे में देखें तो आइडियल गैस क्या होती है हमारी, एक प्रकार से क्या होता है, थ्योरेटिकल मॉडल होता है, थ्योरेटिकल मॉडल। मतलब ऑब्वियस ही बात है, आइडियल गैस रियल लाइफ में तो नहीं होती है, सारी गैसेस रियल लाइफ की क्या होती है, सारी रियल गैसेस होती है, मगर आइडियल गैस से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और गैसेस एक ऐसी कंडीशन आती है जब उस कंडीशन में गैसेस क्या होने लग जाती है, आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या है, एक प्रकार से थ्योरेटिकल इमेजिनरी मॉडल है अपना, अपनी चीजों को देखने के लिए। तो नो रियल गैस इज आइडियल, एक क्या है, आइडियल गैस हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है, और कोई भी रियल गैस क्या होती है, आइडियल नहीं होती, मगर एक कंडीशन आती है, गैसेस कब एट लो प्रेशर, मतलब जब उन पे दबाव कम रहे, एंड हाई टेम्परेचर, गैसेस जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रहती है ना, तब इस केस में क्या होता है ना, वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाती है, एकदम क्लोज आइडियल गैस। मतलब लगभग हम जब कोई गैस एकदम लो प्रेशर में है, मतलब उसमें दबाव एकदम कम है और तापमान उसका बहुत ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वो क्या करेगी, आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाएगी, बिहेव्स
एज एन आइडियल गैस, आइडियल गैस। इसको और अच्छे से लिख देते हैं। आइडियल गैस क्या करने लग जाती है? वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाती है। मगर ऐसा क्यों? क्यों वो बिहेव करने लग जाती है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इंटरएटॉमिक फोर्सेस जीरो हो जाती है। आइडियल गैस की यही तो खास बात रहती है कि उसका इंटरएटॉमिक फोर्सेस, एक दूसरे एटम्स को पकड़ के रखने वाली फोर्स क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिस्टेंस, यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम DIST, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बोले या एटम बोले, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लग जाती है। एंड इंटर एटॉमिक फोर्सेस इज जीरो। एकदम जीरो तो नहीं होती, मगर मैक्सिमम क्लोज टू जीरो हो जाती है एकदम इंटर एटॉमिक फोर्सेस। तो इसलिए जो भी रियल गैस होगी वो क्या होगी? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कैसा बिहेव करने लग जाएगी? सॉरी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, दबाव कम तापमान ज्यादा में आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाएगी। तो हम सारी गैसेस को उसी सिचुएशन में डील करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में देखें तो जो क्या होती है? PV इज इक्वल टू म्यू RT होता है। ओके, अब नॉर्मल यहां पे टर्म्स के बारे में बात करें तो म्यू हमें पता है क्या होगा? नंबर शॉर्ट फॉर्म में ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होगा। और आर की बात करें तो आर क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और ये आर की वैल्यू क्या होती है? NA/kB। Na क्या होता है? हमारा एवोगाड्रो नंबर। Kb क्या होता है? हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट है और दोनों की वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है। Na की तो वैल्यू अभी हमने यूज करी, Kb की भी वैल्यू रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, CONST शॉर्ट फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, अब कैसा बिहेव करती है देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं। यदि हम एक ग्राफ बनाएं, Y एक्सिस और ये हो गया हमारा X एक्सिस। ठीक है, यदि हम एक ऐसा ग्राफ में देखें और बीच में हम एक लाइन लेते हैं जो हमारी क्या बताएगी? ये है पूरी हमारी आइडियल गैस। जो भी चीज इस लाइन के क्लोज आई वो क्या बिहेव करने लग जाएगी? आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाएगी। ओके, जो Y एक्सिस है यहां पे क्या होगा? R होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं? R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? R क्या होगा? PV बाई म्यू टी। बिल्कुल, तो PV बाई म्यू टी इक्वल टू हम R बोल सकते हैं। बिल्कुल, म्यू टी को नीचे ले लिया R, और R हमें पता है क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऊपर जो वैल्यू है ये R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की। और इसकी यूनिट क्या होगी? यदि हम R की यूनिट देखना चाहें तो इसकी यूनिट होगी जूल्स पर मोल केल्विन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। और नीचे में रहेगा हमारा प्रेशर। ले लेते हैं यहां पे 200, 400, 600 और 800। प्रेशर है अपना P, जो किसमें है? हमारा ATM में, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, जिसमें 1.10⁵ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यदि पास्कल और आप न्यूटन मीटर में जाना चाहते हैं। ठीक, अब यहां पे हम देखते हैं वेरिएशन गैस का। तो एक वेरिएशन कैसा रहेगा? ऐसा 200 के पास। अगली गैस देखें तो उसका वेरिएशन कैसा रहेगा? ऐसा। तीसरी गैस देखें तो उसका वेरिएशन कैसा आएगा? ऐसा। अब यहां पे टेम्परेचर की बात करें तो ये वाली जो गैस है इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है और इसका T3। यहां पे T1 क्या है? बड़ा है T2 से, और T2 भी बड़ा है T3 से। तो आप देख सकते हैं कि गैस टेम्परेचर किसका बड़ा है? T1 का ज्यादा है। ठीक है, और प्रेशर उसका एकदम कम है, तो वो आइडियल गैस के ज्यादा क्लोज है। देख सकते हैं आइडियल गैस से ज्यादा क्लोज है। T2 का टेम्परेचर क्या है? कम है,
तो वो आइडियल गैस से थोड़ा दूर है, भले कम प्रेशर में। तो गैसेस लो प्रेशर मतलब 200 के पास आ रहा है तो लो ही है ना, आगे जाएगा तो ज्यादा होगा, पीछे आ रहा है कम, लो प्रेशर है और टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा किसका है? T1 वाली गैस का टेम्परेचर ज्यादा है। ये तीनों क्या है? गैस है एक प्रकार की। T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो भी नॉर्मल रियल गैस होगी ना, वो आइडियल गैस के क्लोज आने लग जाती है। तो वो कैसा बिहेव करने लग जाती है? आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाती है। याद रखिएगा, प्रेशर आगे बढ़ रहा है, जितना इधर तरफ आएंगे उतना प्रेशर कम, तो लो प्रेशर हो गया। अब 3 गैस देखें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? T1 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, T1 सबसे बड़ा है, तो आइडियल गैस के वो ज्यादा नजदीक आ रहा है। तो ऐसी गैस जो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में है, वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए रियल गैसेस कि जब हम ये दो कंडीशन लेंगे तो वो पूरी आइडियल गैस ही बन जाती है और उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, T1 का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा क्लोज है। अब यहां पे आप ऐसा भी देख सकते हैं रिलेशन के साथ, प्रेशर कम है तो R की वैल्यू क्या है? कम आ रही है। प्रेशर कम तो R की वैल्यू क्या है? कम आ रही है। यहां पे प्रेशर कम होगा तो R की वैल्यू कम आएगी। अब यदि यहां पे आप टेम्परेचर देखें, ये चीज किसी को डाउट हो सकता है कि T1 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, यहां से यदि देखें, यदि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो R की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो वो चीज आगे जाके आपको दिख जाएगी। ये जो लाइन है ना नीचे वाली, ये ऊपर चल देती है और बाकी सब लोग आगे चल देते हैं। तो जब आप पूरा ग्राफ देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होने लग जाएगी। तो कोई टेंशन नहीं, प्रेशर कम R की वैल्यू कम, कोई टेंशन नहीं। प्रेशर कम तो R की वैल्यू नीचे आ रही है, ऐसे कम हो रही है। यहां प्रेशर बढ़ रहा है तो R की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में गैसेस आइडियल गैस के क्लोज आने लग जाती है, मतलब आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाती है। ओके, तो ये एक हमारा क्या था? कंसेप्ट था, और यही हम जितनी भी चैप्टर में गैस यूज करेंगे वो सब क्या रहेगी? भले रियल गैस भी हुई, फिर भी वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में रहेगी, ऐसा हम मान लेंगे, तो वो आइडियल गैस जैसी बन जाएगी हमारे लिए पूरी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जो नॉर्मल छोटी छोटी लॉ रहती है, लॉज ऑफ आइडियल गैस। ये सब लॉज यूज होगी और ये सब के एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम कौन सी लॉ देखेंगे अपनी? फर्स्ट बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ, इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं एकदम सिंपल रहते हैं, आपको पूछेगा ही ऐसा क्वेश्चन और आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। तो क्या बोलती है बोयल्स लॉ? बोयल्स मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं? बोयल्स उबल रहा है मतलब टेम्परेचर, और क्या रहेगा? वही कांस्टेंट रहेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बॉयल मतलब उबल रहा है और टेम्परेचर, क्योंकि जनरली बॉयल्स, चार्ल्स, गे, लुशियस हमें पता रहता है, मगर ये भूल जाते हैं कि किसमें क्या कांस्टेंट बोला है, वो किसमें टेम्परेचर है, किसमें वॉल्यूम है, किसमें प्रेशर है। तो आप पहले कैसे याद रखेंगे? बॉयल्स मतलब उबल रहा है मतलब टेम्परेचर। तो क्या बोलती है लॉ? फॉर ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, पर्टिकुलर मास है, एक पर्टिकुलर मास पे ही हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। मास चेंज नहीं हो रहा है, कम ज्यादा नहीं कर रहे, एक क्वांटिटी ले ली है उसी में हम एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर हम गिवन मास लें और किसमें? वो कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो ये लाइन क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें याद रखने के लिए, कि कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा। जब कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो ये बोलती है हमारी बोयल्स लॉ कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके प्रेशर के। एकदम सिंपल सी लॉ है, मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। ऐसा कब होगा? जब टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये क्या बोलती है? हमारी बोयल्स लॉ बोलती है जब टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, एकदम सिंपल सी लॉ है और इससे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, ये चीज हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी यदि आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगी। यदि नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, यही होती है।
म्यू नंबर ऑफ मोल्स गिवन, एक गिवन गैस लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होगा, म्यू कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट रहता ही है। बोयल्स लॉ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जा रहा है, तो यहां पे बोयल्स लॉ की इक्वेशन ऑफ स्टेट बोले ना तो वो क्या हो जाती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इसका मतलब जो पी और वी जो वेरी होंगे ना वो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कितना भी ले लें। मतलब एक गैस का जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका प्रेशर और प्रेशर को हम वेरी कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी वैसा ही वेरी होगा उसके हिसाब से, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म ही आएगी। ठीक है, तो ये हुआ क्या हमारा बोयल्स लॉ के बारे में हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। इसका यदि हम ग्राफ देखें, ओके लेट्स सी, टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, दो किसमें बात होगी, अब दो ही चीजों के बीच में बात होगी। वाई एक्सिस में ले लेते हैं हम प्रेशर और एक्स एक्सिस में ले लेते हैं हम अपना वॉल्यूम। ठीक है, अब यदि हम यहां पे कर्व देखें तो दो प्रकार का इसमें कर्व देखने मिलेगा, एक एक्सपेरिमेंटल कर्व, मतलब जब थ्योरेटिकल कर्व, मतलब जब हम नंबर से कॉपी में कैलकुलेट किए वो, और एक जब रियल एक्सपेरिमेंट किए तब बोयल्स लॉ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है वो चीज। ठीक है, तो ये कैसा कर्व होगा, थ्योरेटिकल कर्व, ये होगा थ्योरेटिकल कर्व। मतलब जब हम पेन कॉपी में कैलकुलेशन करके किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किए, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ रहा है तो देखिए प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आना है तो आपको कर्व में पीछे आना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। उल्टा देखें, प्रेशर यदि कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ सकते हैं, तो ये क्या है हमारा थ्योरेटिकल कर्व, जब हम पेन कॉपी में किए तब। रियल लाइफ में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो सेम ऐसे ही आता है, हल्का सा थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो जो आपको डॉटेड लाइन वाला दिखा वो क्या है, रियल एक्सपेरिमेंट कर्व। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा, वही मिला सेम, मतलब एकदम क्लोज फॉलो होती है बोयल्स लॉ। थ्योरेटिकल कर्व थोड़ा सा और खतरनाक, मतलब और अच्छा रहता है। तो रियल कर्व भी क्या होगा, सेम वैसे ही होगा। ये जितनी भी डॉटेड लाइंस दिख रही है आपको, ये क्या है, रियल एक्सपेरिमेंट जब आप किए, ओरिजिनली नापे तो क्या हुआ उसके बारे में। और ये किसके लिए, अलग अलग टेम्परेचर के लिए। पहले वाला दोनों कर्व T1 के लिए, दूसरा वाला T2, और ये किसके लिए, T3 के लिए। तो व्हाइट लाइन आप देखेंगे तो जब आप कॉपी पेन में कैलकुलेशन किए तो आपको ऐसा वेरिएशन मिला, जब आप रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको डॉटेड लाइन जैसा वेरिएशन मिलेगा, मतलब सेम लगभग वैसे ही मिलेगा। मतलब बोयल्स लॉ मस्त फॉलो होगी एकदम, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अब जब बोयल्स लॉ के बारे में देखें तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं एकदम आसान सा, जो जनरली पूछता भी है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। गैस है 27 डिग्री सेल्सियस इन ए सिलेंडर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। एक गैस है 27 डिग्री सेल्सियस में और जिसकी वॉल्यूम क्या है, 4 लीटर है, एंड प्रेशर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अब तक तो हो ही गई होगी। तो 4 लीटर उसका वॉल्यूम है और 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका प्रेशर है, 27 डिग्री टेम्परेचर है। इफ द गैस फर्स्ट कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस को हम पहले दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब बोयल्स लॉ फॉलो हो जाएगी। सो द टोटल प्रेशर इज 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो प्रेशर आया वो कितना आया, जब उसको दबाया तो ऑब्वियसली बात उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। एस्टिमेट दी चेंज इन दी वॉल्यूम, कितना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। दबाएंगे तो वॉल्यूम कम ही होगा उसका, ऑब्वियसली बात है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार का क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। तो उसमें क्या होगा हमारा, नेक्स्ट चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, जो V2 होगा वो तो छोटा ही आएगा। ओके, सिंपल सही क्वेश्चन है एकदम, समझ गए हम। सॉल्व करते हैं इसको। तो बिल्कुल गिवन वैल्यू के साथ क्या दिए हमें वैल्यू, टेम्परेचर दिया है T1। अब ठीक है, T1 लिख देते हैं, चलिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें दिया है, वॉल्यूम दी है V1, वो कितनी दी हुई है 4 लीटर, प्रेशर दिया है P1 और वो कितना बोल रहा है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P2 दिया है, जब उसको कंप्रेस कर दिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं। ओके, क्या निकालना है हमें, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V
निकालना है, कितना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब V2 निकालना है हमें, फिर हमारा डेल्टा V निकलेगा। और क्या बोला है, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मतलब मस्त बोयल्स लॉ लग जाएगी यहां पे। लगाते हैं बोयल्स लॉ, तो यूजिंग बोयल्स लॉ, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर शॉर्ट में लिखते हैं CONST कांस्टेंट डॉट TEMP टेम्परेचर। तो बोयल्स लॉ क्या बोलती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम कितना भी चेंज रहा है उनकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। यहां से यदि हम V2 निकालेंगे तो V2 क्या आ जाएगा, P1 बाई V1 और P2 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, P1 की वैल्यू डालते हैं, कितना दिया 100, V1 की वैल्यू देखते हैं लीटर में, कोई टेंशन नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, V2 भी लीटर में आ जाएगा 4, और नीचे क्या है, P2 कितना है 150। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो V2 कितना आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 2.66 लीटर, 66 लीटर, ये आ गया हमारा V2। अब क्या निकालना है हमें, चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, डेल V, मतलब बड़े से छोटा V1 माइनस V2। V1 कितना था हमारा 4 लीटर और V2 कितना है 2.66 लीटर। तो कितना आएगा चेंज इन वॉल्यूम करेंगे तो 1.33 लीटर्स आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन, मस्त टाइप का, ये आ गया हमारा आंसर, 1.33 लीटर आ गया। ओके, बोयल्स लॉ के बारे में हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ के बारे में बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड लॉ, बेसिक आइडियल गैस की लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अब ये भी किसके लिए रहेगी, एक गिवन मास के लिए रहेगी, मतलब एक नॉर्मल, जितना हमने अमाउंट लिया है वो चेंज नहीं होगा। तो फॉर ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एक गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की, यहां पे क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारी, कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर, जैसे पिछले में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर था, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल volume is directly proportional to temperature। गिवन मास सब्सटेंस के लिए, मतलब अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। जब क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या बोलती है, हमारी चार्ल्स लॉ बोलती है। ओके, अब यदि आइडियल गैस के इक्वेशन के हिसाब से देखें, जो क्या होती है, PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, P कांस्टेंट हो गया, तो P को यहां दे देते हैं, तो V के नीचे हम ले लेते हैं T को। ओके, और अच्छे से लिख लेते हैं, V के नीचे यदि हम T को ले लें तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, तो म्यू R तो कांस्टेंट था ही, क्योंकि गिवन मास है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, और P भी नीचे आ जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं चार्ल्स लॉ को, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 इक्वल टू V3 T3 इक्वल टू कांस्टेंट।
इसका मतलब यदि किसी गैस का हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो जितना टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना क्या होने लग जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम कर देंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब क्या होगा, उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा। ओके, अब इसको यदि हम एक कर्व में देखें, यदि इसका हम एक ग्राफ देखें कि ये ग्राफ में कैसा होगा, तो ग्राफ में भी हम देख सकते हैं वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं टेम्परेचर और एक्स एक्सिस में ले लेते हैं वॉल्यूम को, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका भी हम क्या देखेंगे, दो कर्व देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल कर्व और दूसरा थ्योरेटिकल कर्व। तो थ्योरेटिकल कर्व देखें तो वो कैसा आएगा, ये मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि V जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, जब P क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब ये कैसा है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे तब, कॉपी पेन में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि हम रियल देखें कि रियली कैसा वेरी करेगा, तो रियली भी क्या रहता है, एकदम रियल लाइफ में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी ज्यादा चेंजेस नहीं होता। ये है हमारा डॉटेड लाइन वाला रियल कर्व। जब हम रियली एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो भी सेम वैसा ही फॉलो करेगा, वो ज्यादा उसमें क्या होगा, चेंजेस नहीं होगा। और एक कर्व देख सकते हैं हम ऐसा, और दूसरा एक और कर्व देख सकते हैं कि ऐसा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा, या टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, सेम। और ये क्या है हमारा सॉलिड लाइंस का, इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल मतलब थ्योरेटिकल कर्व है, जब हम क्या करेंगे, कॉपी पेन में कैलकुलेट करेंगे। और जब हम रियली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डॉटेड लाइन जैसा हमें क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो क्या है, सारी चीजें सेम है। अब ये किसके लिए, अलग अलग प्रेशर के लिए, ये वाला हमारा प्रेशर P1 के लिए, ये P2 के लिए और ये P3 के लिए। और P1 प्रेशर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू P2, और P2 ज्यादा है P3 से। मतलब अलग अलग प्रेशर में हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सॉलिड लाइंस वाला अपना क्या है, थ्योरेटिकल है जब पेन कॉपी में करेंगे, और डॉटेड लाइंस वाला हमारा एक्सपेरिमेंट जब अब रियली करेंगे तो वैसा आएगा। ओके, इससे रिलेटेड भी क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इजी वाला। अ गैस इज फिल्ड विथ सिलेंडर, अ गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर, एक गैस क्या है, सिलेंडर में फिल्ड है, एट 300 केल्विन क्या है उसका टेम्परेचर है गैस का। कैलकुलेट द टेम्परेचर अप टू विच इट शुड बी हीटेड सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम 4/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम V है और इनिशियल टेम्परेचर क्या है उसका 300 केल्विन। कितना उसको हम हीट करेंगे कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, 4/3 हो जाए, तो हमें कितने टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे, ये चीज निकालने बोला है। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा है। कौन सी लॉ लगेगी, चार्ल्स लॉ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे हम अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है हमें। ओके, देखते हैं गिवन वैल्यूज। टेम्परेचर गिवन है हमें T1 और वो कितना है, 300 केल्विन। ओके, T2 देखते हैं, T2 ही क्या करना है, हमें निकालना है कि कितने टेम्परेचर, सेकेंड टेम्परेचर V1 क्या है उसका इनिशियल वॉल्यूम V, और फाइनल वॉल्यूम V2 कितना तक लेके जाना है, 4/3 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। इतना तक वॉल्यूम लेके जाना है, तो उस टाइम में हमें टेम्परेचर कितना रेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यूज करते हैं आप क्या, प्रेशर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो मतलब कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ तो क्या हो जाएगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्या निकालना है हमें, T2 निकालना है। ठीक है, तो T2 को ऊपर ले लेते हैं बिल्कुल, या यहां पे इसको हम ऐसा अरेंज भी कर सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ओके, निकालना क्या है हमें, T2 निकालना है कि दूसरा टेम्परेचर कितना होगा। तो यहां से देखते हैं T2 क्या कैसे हो जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, T2 इज इक्वल टू T1, T2 पर आ जाएगा इधर और T1 यही है, V2 ऊपर चले जाएगा, V2/V1। ओके, T1 कितना दिया है, 300 केल्विन, V2 की वैल्यू कितनी है, 4/3V, 4/3V ऊपर में रहेगा, और V1 क्या है, सिर्फ V है, तो V और V क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब 300 इंटू 4/3 अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 केल्विन। तो T2 कितना आ गया हमारा, 400 केल्विन। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं,
आपको ये लॉ पता रहेगी तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और लॉ देखते हैं, डेल्टन्स की लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पार्शियल प्रेशर की लॉ। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलती है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? यदि एक कंटेनर में दो ठो गैस है और दोनों गैस क्या हो रही है, मिक्स नहीं हो रही है, तो दोनों का प्रेशर, टोटल प्रेशर उस कंटेनर का क्या होगा, दोनों के इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर का सम होगा। यदि एक कंटेनर में तीन गैस है, तीनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, तीनों मिक्स नहीं हो रही है, तो एक का प्रेशर, दूसरे का प्रेशर, तीसरे का प्रेशर, तीनों को ऐड कर दे तो वो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा। ये क्या बोलती है, हमारी डेल्टन्स लॉ बोलती है। ठीक है, स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोलती है। इट states that क्या बोलती है, वर्ड्स में यदि हम देखें, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, जो टोटल प्रेशर रहेगा मिक्सचर का वो क्या होगा, इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा, ऑफ, बट वर्ड्स में अच्छे से लिखना पड़ेगा, ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैस, और गैस कैसी है, आइडियल है, आइडियल गैसेस इज इक्वल to the individual pressure, to the sum of partial pressure। अब जब एक कंटेनर में दो गैस है और दोनों के प्रेशर को हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। P1 P2 दोनों का ऐड कर दिए, टोटल प्रेशर निकल जाएगा उस पूरे कंटेनर में, पूरी गैस का, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर exerted by individual gases in the mixture। ठीक है, मतलब यदि एक कंटेनर में दो तीन ठो गैस रखी हुई है तो दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर्स, और तीनों का प्रेशर हम देखेंगे, तीनों के प्रेशर को जोड़ देंगे तो टोटल कंटेनर की पूरी गैसेस का प्रेशर कितना है वो हमें पता चल जाएगा। तो क्या कैसा होगा, टोटल प्रेशर P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी भी गैसेस उसमें रखी हुई है सबके पार्शियल प्रेशर्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। ओके, तो दो गैस लेते हैं हम, कंसीडर करते हैं हम गैस 1, एक गैस 1 लेते हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, μ1 है, और दूसरी गैस कंसीडर करते हैं गैस 2 जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, μ2 होगा। ओके, अब लेते हैं हम लेट, टर्म्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट V क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, या हम बोले नेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। V क्या है, नेट वॉल्यूम मतलब पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम क्या है, P क्या हो जाएगा हमारा, नेट प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब P क्या है, एक प्रकार से टोटल प्रेशर है, और T क्या हो जाएगा, एक प्रकार का टेम्परेचर, मतलब पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो भी हमने गैसेस लिए मतलब पूरा उसका। ठीक है, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, PV इज इक्वल टू, दो गैसेस हैं अभी उसके अंदर, और गैसेस ले लेते हैं, μ1 प्लस μ2
प्लस म्यू 3, कितनी भी गैस हो सकती है, प्लस डॉट 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 आर टी। यही आएगी आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस है। ओके, अब यहां से क्या करें हम, V को सबका दे दें, क्योंकि V क्या होगा, कॉमन तो सबका सेम होगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 1 आर टी को भी सबके साथ दे देते, तो म्यू 1 आर टी बाई V ऐसा हो जाएगा। म्यू 1 के साथ आर टी को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस म्यू 2 के साथ भी आर टी भी मल्टीप्लाई होगा और पी वी भी डिवाइड में आएगा, तो म्यू 2 आर टी बाई वी। थर्ड वाले के लिए देखते हैं, म्यू 3 आर टी तो मल्टीप्लाई हो गई और बाई वी, और ऐसा चलते जाएगा एकदम, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यू 1 आर टी 1 बाई वी को हम P बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं P, क्योंकि जब P की वैल्यू तो है वो पूरी, तो ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। प्रेशर तो बोल ही सकते हैं इसको हम, तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल प्रेशर्स आ जाएंगे सबके, तो ये क्या आ गई हमारी, डेल्टन्स लॉ प्रूव हो गई। अब यदि हम P1 की बात करें, सिर्फ एक प्रेशर देखें, तो वो क्या हो रहा है, म्यू 1 आर टी बाई वी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि उस गैस को निकाल के अलग से रख दे उतने ही वॉल्यूम में, और उतने ही टेम्परेचर में, तो वो वैसा ही अकेले इंडिविजुअली भी वैसा ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है, जिसको उसको हम एक कंटेनर में रख दिए। यदि यहां पे 3-4 गैसेस है, इसको निकाल के हम एक अलग कंटेनर में रख दिए उतना ही वॉल्यूम में और उतना ही टेम्परेचर में, तो वो उतना ही अपना इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल का प्रेशर्स को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, तो ये क्या थी हमारी डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट एक और लॉ देखते हैं, जो भी क्या होगी, यूज होगी, इसका भी न्यूमेरिकल क्या होता है, एकदम सिंपल होता है, ग्राम्स। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये भी लॉ क्या होती है, यूज होती है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि डिफ्यूज हो जा रही है, फैल जा रही है, कहीं भी छोड़े पूरा फैल गई, डिफ्यूज हो गई हर जगह। थोड़ा सा एक स्प्रे मारे, वो स्प्रे पूरे रूम में डिफ्यूज हो गया। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पूरा फैल जाना एक प्रकार से, ठीक है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलती है कि जो भी गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर रूट डेंसिटी के, मतलब डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट में, या हम एक और चीज बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट उसके मॉलिक्यूलर मास के, दोनों इसकी लॉ होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलती है ये, इट स्टेट्स दैट, क्योंकि लॉ भी आपको पूछ सकता है लिखने के लिए, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज हो जाना, कहीं छोड़ दिए थोड़ा सा तो वो पूरा फैल जा रही है एकदम। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब किस रेट से डिफ्यूज हो रही है, ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ किसका, डेंसिटी, और क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, मतलब वो क्या, उसी गैस की डेंसिटी, या डेंसिटी के बदले एक और चीज क्या होती है, क्योंकि अभी हम देख लेंगे प्रूफ में, डेंसिटी के बदले आप उसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, दोनों चीज आप बोल सकते हैं, डेंसिटी भी और मॉलिक्यूलर मास भी। ओके, तो क्या बोलती है ये लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से, और वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट डेंसिटी के। आर यहां पे क्या है, इसी को हम बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम रेट ऑफ डिफ्यूजन, और रो तो पता है आपको हम किसको बोलते हैं, डेंसिटी को बोलते हैं। तो यही क्या बोलती है हमारी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हम इसको, मॉलिक्यूलर मास से हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू आर टी।
ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, पहले तो म्यू की वैल्यू रख देते हैं। तो म्यू क्या होगा, उस गैस का मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी। ओके, अब यहां से क्या करते हैं हम, पी के पास आर टी और एम जीरो को भेज देते हैं। तो पी के नीचे आ जाएगा क्या, आर टी, और एम जीरो ऊपर आ जाएगा। पी के पास भेज दिए, और यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा मास को ऐसे ही रखते हैं और वॉल्यूम को उसके नीचे ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, हमारा डेंसिटी बन जाएगा। बिल्कुल, तो अब डेंसिटी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, पी एम जीरो मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई आर टी। अब जब क्या हुआ, प्रेशर उसका मान लेते हैं हम यदि कांस्टेंट रहा, और आर और टी क्या होते हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट रहते ही हैं। सही टर्म आई है कि नहीं, देखते हैं एक बार। आर टी बिल्कुल, प्रेशर कांस्टेंट रहा और ये दोनों चीज भी क्या हो गई, यदि कांस्टेंट हो गई। सेम प्रेशर में डिफ्यूज कर रहे हैं हम, प्रेशर तो वहां पे चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, उसके क्या मॉलिक्यूलर मास बोले हम। तो यहां से ये टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, जो हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखा था आर, वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, डेंसिटी के, वो भी स्क्वायर रूट डेंसिटी के। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा किसके, 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट के। बिल्कुल, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यदि हम दो गैसेस ले लें, एक गैसेस का डिफ्यूजन रेट R1 है और दूसरे का क्या हो जाएगा R2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अब तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का भी साइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू R1 का डेंसिटी नीचे आएगा, तो कैसे लिख सकते हैं हम, R1 की डेंसिटी नीचे और इसकी डेंसिटी ऊपर, तो रो2 बाई रो1 आएगा। बिल्कुल, और मॉलिक्यूलर वेट में लिखें तो सेम वैसी रो0 के क्या हो जाएगा, एम मॉलिक्यूलर वेट सेकंड का और मॉलिक्यूलर वेट फर्स्ट का। तो ये रिलेशन क्या होता है, यूज होता है, और इससे बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, ग्राम्स लॉ से ही देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, एक सर्टेन एपरेटस है, एक जगह है, वहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन डिफ्यूज हो रहा है। रेट ऑफ हाइड्रोजन, डिफ्यूजन रेट ऑफ एन हाइड्रोजन हैज एन एवरेज वैल्यू ऑफ, कितनी है उसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम फॉर्म में डिफ्यूजन होगा तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक जगह से हाइड्रोजन डिफ्यूज हो रहा है 28.7 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड से। द डिफ्यूजन रेट ऑफ अनदर गैस अंडर द सेम कंडीशन, उसी जगह से दूसरी गैस को यदि हम डिफ्यूज कराए तो उसका कितना है, हैज मेजर्ड एन एवरेज रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आइडेंटिफाई द गैस, तो यही काम करने के काम आता है ये। एक गैस को डिफ्यूज किया, उसके बारे में सब पता है, अगली गैस डिफ्यूज करा है तो उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो कौन सी गैस है। तो हाइड्रोजन का दिया है और दूसरी गैस का डिफ्यूजन रेट दिया और बोल रहा है बताओ वो कौन सी गैस है। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है हाइड्रोजन का, दूसरी गैस का हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी गैस है। ओके, सॉल्व करके देखते हैं इसको, वो कौन सी गैस है दूसरी जो डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है हमें। डिफ्यूजन रेट फर्स्ट वाली गैस का दिया है तो R1 ले लेते, और किसका दिया हुआ है हमें, हाइड्रोजन का दिया हुआ है। ओके, H लिख देते सब्सक्रिप्ट में, कितना दिया है 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरी वाली गैस है R2, और यही निकालना है कि ये कौन सी गैस है, तो सब्सक्रिप्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और कितना दिया है हमें, 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, क्या निकालना है हमें, दूसरी वाली गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, HAM ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो क्या बोलती है R1 बाई R2। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में मॉलिक्यूलर वेट। R2 क्या है हमारा, ऑक्सीजन का है, मतलब जो भी गैस है उसका है, तो R2 क्या आएगा हमारा, ऊपर में आएगा। तो M0 मॉलिक्यूलर वेट, और 0 और 2 है, मॉलिक्यूलर वेट बता रहा है वो, M0 1 फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरे का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा हमारा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसको इधर दे देते हैं और दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये R1 कितना दिया है हमें, 28.7 दिया है। R2 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 7.2। ओके, ये स्क्वायर को इधर दे देते, रूट को इधर दे देते, तो इस इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये M01 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा हमारा, 2 होता है बिल्कुल। तो ये हाइड्रोजन का है फर्स्ट वाला H, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू दे देते। तो ये दूसरी गैस का हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा MO2। ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन ही आएगा, मगर उसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 31.77। तो जो दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर वेट है सेकंड वाली का, उसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। और 32 मतलब किसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो यही चीज हमें निकालने बोला था कि दूसरी गैस कौन सी डिफ्यूज हो रही है बताओ, जिसका हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन पता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जो दूसरी गैस डिफ्यूज हो रही है वो क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन वाले फॉर्मूले से, जो कितना होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या होगा, बबल वाला। एन एयर बबल जिसका वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक 40 मीटर डीप लेक। पानी के 40 मीटर अंदर से एक लेक है, उसके अंदर से एक एयर बबल निकल रहा है 40 मीटर नीचे से, और अंदर में टेम्परेचर कितना है उसके, जब वो एकदम नीचे में 12 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रोस when it reaches the surface which is at the temperature of 35 डिग्री सेल्सियस। पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, पानी के ऊपर आएगा तो बबल क्या होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा, क्योंकि जब वो पानी के अंदर है तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो वो छोटा है, जैसे जैसे पानी के ऊपर आते लग जाएगा वो बड़ा होने लग जाएगा। तो कितना वॉल्यूम उसका बड़ा होगा, ये चीज बोला है। यहां क्वेश्चन में एक डाटा भी दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमें दिया है, PATM की वैल्यू दी है, और वो बोला है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लो। वातावरण का प्रेशर मतलब एकदम टॉप का वातावरण एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये बोल रहा है। इसमें क्या होगा, जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा है उसका भी कंसेप्ट क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल ही है ये वाला भी, और इसमें क्या लगेगी, अपनी एक लॉ भी लगेगी। तो गिवन वैल्यूज देखते हैं। जब पानी के अंदर है तो उसकी वॉल्यूम गिवन है, जब वो पानी के अंदर से 40 मीटर अंदर से निकलना चालू किया, वो वॉल्यूम कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको मीटर में तो करना ही पड़ेगा हमें, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻2 करते हैं, क्यूब है तो इसलिए 10⁻⁻6 करेंगे। लेक कितना गहरा है, 40 मीटर, तो उसको हम हाइट ले लेते हैं। 40 मीटर के अंदर से जहां से बबल निकल रहा है, अंदर जहां से बबल निकलना चालू हुआ वहां का टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या करना पड़ेगा, 273 प्लस करना पड़ेगा केल्विन में करने के लिए। 273 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 273 करेंगे तो 285 केल्विन। T2 टेम्परेचर मतलब ऊपर की सतह का टेम्परेचर हमें दी गिवन है, वो कितना बोल रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी करेंगे हम 35 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा केल्विन में टेम्परेचर, 308 केल्विन आ जाएगा। ओके, और एक गिवन डाटा क्या दिया है, 1 ATM, मतलब एक वातावरण का जो टेम्परेचर प्रेशर है उसको लेना है हमें 101 इंटू 10⁵ पास्कल, या पास्कल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्रेशर निकाल लेते हैं अंदर का। जब वो बबल निकलना चालू हुआ तो उस समय उसकी वॉल्यूम V1 थी, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे। जब वो पानी के अंदर था तो पानी के अंदर हम प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये है हमारा वाटर का सरफेस, और वो कितना नीचे है, 40 मीटर नीचे है। तो यहां पे जो वातावरण का प्रेशर है, और जितना पानी के अंदर जाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर, यहां का प्रेशर होगा P = ρgh, और ऊपर से देखेंगे तो इतना प्रेशर तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर लगा रहा है, और 40 मीटर का और प्रेशर है, तो P1 कैसे निकलेगा हमारा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस ρgh, वातावरण जितना प्रेशर लगा रहा है और पानी के वो कितना अंदर है, क्योंकि पानी के अंदर जितना अंदर जाएंगे हम उतना एटमॉस्फेयर से प्रेशर ऐड हो, एटमॉस्फेयर से प्रेशर बढ़ना चालू होगा ना, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उससे वो बढ़ना चालू होगा। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है, 1.01 इंटू
10 to the power 5, ओके, इंटू रो दिया है 1000, जी होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और इंटू हाइट कितनी दी है 40 मीटर। तो P1 प्रेशर मतलब पानी के अंदर जब बबल निकलना शुरू हुआ वहां का प्रेशर कितना आ जाएगा 493,000 पास्कल, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। तो ये पानी के अंदर का प्रेशर आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। पहले तो क्या होगा, P1 इनिशियल कंडीशन की जब वो निकलना चालू हुआ म्यू आर टी, और जब वो सरफेस में पहुंच जाएगा तो वहां का प्रेशर क्या होगा P2 V2 इज इक्वल टू म्यू आर T2, ये क्या हो जाएगा T1। ओके, तो यहां से हम देखें तो क्या हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, और दूसरे वाले का क्या होगा P2 V2 बाई T2 इक्वल टू म्यू आर। दोनों हो गया, दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। क्या निकालना है हमें, सेकेंड वॉल्यूम उसकी निकालनी है। जब वो सरफेस में आया तो उसकी वॉल्यूम कितना वो बड़ा हो गया, ये चीज हमें निकालनी है। ओके, तो निकाल सकते हैं, V2 निकालना है तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1, ये T2 ऊपर चले जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारा T2 ऊपर चले गया, T1 नीचे था और T1 के साथ आ जाएगा P2। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। P1 की वैल्यू जो अभी हमने निकाली 493,000। V1 वॉल्यूम कितना था 1 इंटू 10 टू द पावर -6। टेम्परेचर T2 लेंगे, T2 टेम्परेचर कितना निकाला है हमने केल्विन में 308, डिवाइड बाय T1 टेम्परेचर इनिशियल जब वो सरफेस में आया तो टेम्परेचर मतलब अंदर का टेम्परेचर है जब वो निकलना चालू हुआ अंदर से, और प्रेशर P2 मतलब सरफेस का टेम्परेचर लेंगे, सरफेस का प्रेशर लेंगे अब इंटू 10 टू द पावर 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो V2 आपका कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा, तो 5.27 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये एक आंसर आ गया। सेंटीमीटर में चाहे, सेंटीमीटर क्यूब में चाहे 10 टू द पावर 6 हटा दें, 5.27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कंप्रेशन वर्क गैस के लिए और काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस के लिए हम बात करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।